जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है द सेंटेंसेस टाइप चैप्टर 2 और ये क्लास 10th की बुक है ग्रामर की। नाइन्थ वाले भी इसी को पढ़ते हैं, 10th वाले भी इसी को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। द सेंटेंसेस, इसका टाइप क्या है, क्या प्रकार है। देखिए, सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर आप पहले समझ लेते हैं तो आपको क्लॉज समझना आसान होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना इसमें, क्योंकि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत इजी है, बस एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाएंगे। तो मैं आपको एक बार ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए, लिखा है भांति वाक्य को भलीभांति समझने के लिए फाइनाइट वर्ब में क्लॉज को समझना आवश्यक है। अतः सबसे पहले हम इन फाइनाइट वर्ब क्लॉज को संबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर लिखा है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है पहले वो जान लीजिए। ठीक है, जैसे फाइनाइट वर्ब का मैंने बताया, एक मतलब है ऐसा वर्ब जिसका टेंस फाइनाइट वर्ब है जिसका टेंस बदलने पर, कर्ता के पर्सन या नंबर बदलने पर उसकी फॉर्म बदल जाए, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब ऐसी वर्ब जिसका टेंस बदलने पर, तो कोई एक एक्शन आप लेते हैं, ठीक है, कोई वर्ब लेते हैं, जैसे आपने गो ले लिया, ठीक है, गो वर्ब है, टेंस बदलने पर, कर्ता के पर्सन या नंबर बदलने पर उसका फॉर्म बदल जाता है। अब अगर एक वर्ब मैं गो लेता हूँ और मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, पर्सन आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ठीक है। आइए मैं थर्ड पर्सन ही ले लेता हूँ, ठीक है, और ही में सिंगुलर नंबर लेता हूँ, ही सिंगुलर नंबर ही होगा। अब अगर मैंने लिखा ही और फिर मैं लिखता हूँ उसको गो, तो वो टेंस जैसे बदला मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो गोज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नीचे में दिखाता भी चलता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। देखिए, एक पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ही गोज टू बाय अ पेन। अब जैसे मैंने ही लिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और इसके साथ देखिए गो की फिफ्थ फॉर्म आ गई, गोज। इसका मतलब देखिए, ही जैसे बदला, इसका वर्ब का प्रारूप बदल गया। अब इसी ही को, इसी गो को हम यहाँ पर भी लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आई गो टू बाय अ पेन, और एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, आई, अब जैसे वही सेम टेंस है, बट यहाँ ही के साथ गोज आया और आई के साथ को आया। ठीक है, देखिए आई ही बदला, एक्शन बदल गई, यहाँ पर सब्जेक्ट बदला, यहाँ पर भी एक्शन बदल गया। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कह रहा है, तो जो पहला है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब का यही मतलब हुआ, जो आप एक्शन ले रहे हैं वो टेंस के बदलने पर पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग ही बदल जाता है, उसका फॉर्म बदल जाता है। देखिए, यहाँ पर ही लिया था हमने, गोज आया, यहाँ पर ही लिया है, वेंट आया, टेंस जैसे बदला, ये पास्ट में गया। ही लिया हमने, हैज़ गॉन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ। इसका मतलब जो भी वर्ब है उस टेंस के अकॉर्डिंग बदल जा रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसके टेंस बदलने से, नंबर या पर्सन के भी बदलने से उस वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप इसे ही के दे कर देंगे, यहाँ गो करेंगे, तब भी ये टू बाई नहीं बदलेगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसमें अगर आप कोई वर्ब लेते हैं, उसका टेंस बदलते हैं, उसका सब्जेक्ट बदलते हैं, तो आगे का जो पार्ट बदलेगा वो फाइनाइट वर्ब होगा। लेकिन टू के बाद जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा सभी टेंसेस में। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रेजेंट का, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर पास्ट है, ठीक है, और सब के सब में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। टू के बाद देखिए, टू बाय अ पेन, टू बाय अ पेन, टू बाय अ पेन, टू बाय अ पेन। मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है, किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन जो अब यही आपको समझना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर क्या होता है। तो जो वर्ब उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब है। और जो ना बदले, ना बदलने का यही रीज़न है, इसमें टू लगा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये टू जो आपको बता रहा है इसके बाद कोई चेंजेस नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो अगर किसी एक सेंटेंस में आपको ये एग्जांपल समझना होगा तो ऐसे ही आप एक सेंटेंस लिखिए। देखिए, आप 10th में हैं, 9th में हैं, तो अब मुझे आपको सेंटेंस बनाना नहीं सिखाना है। कोई भी सेंटेंस आप लिखिए, उसमें इस तरह का कोई भी पार्ट रख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है दे गो टू बाय अ पेन। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएं। सो ये देखिए, एक एग्जांपल मैंने ऐसे ही लिखा ताकि मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ही गोज, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ही वॉन्ट्स। अब देखिए, ये एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन जो टू के बाद लर्न आ रहा है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर आप ही को पास्ट में रखेंगे तो ही वॉन्टेड हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ही वॉन्टेड आ गया, ठीक है। अब टू आएगा और लर्न ही रह जाएगा। तो ये जो टू लर्न वर्ड है ये नॉन फाइनाइट है। ये किसी भी टेंस में आप रखेंगे, किसी भी नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग वो नहीं बदलेगा, केवल यही बदलता है। तो ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट है, जैसा कि इस एग्जांपल में भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सो मैं ज़्यादा इसमें पेंसिल नहीं यूज़ करूँगा, बट येस, जस्ट फॉर द एग्जांपल ये मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब इतने में समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट वर्ब आप कैसे निकालते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब आप कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं क्लॉज की तरफ। अब देखिए, क्लॉज भी बहुत सिंपल भाषा में समझाया गया है। किसी भी वाक्य का वह भाग जिसमें कम से कम एक कर्ता तथा कम से कम एक फाइनाइट वर्ब अवश्य दी गई हो, उसे क्लॉज कहते हैं। क्लॉज तीन प्रकार का होता है। देखिए, अभी मैंने आपको एक फाइनाइट वर्ब समझाया था, ठीक है, जिसमें पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग उसका टेंस और उसका वर्ब फॉर्म बदल जाता है, ठीक है। अभी एक सेकंड पहले ही बताया था, ठीक है। तो आपको पता है फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है क्लॉज कहते हैं, तो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, उसी को हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज नीचे है, तीसरा है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये दो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, ठीक है। किसी वाक्य का वह भाग, क्लॉज, जो स्वयं में पूर्ण अथवा अर्थ रखता हो, अर्थात अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य वाक्य पर या किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित ना हो, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब इसका मतलब है, जैसे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, इसमें ही भी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, गो एक एक्शन है, और इसमें क्या बोला था, क्लॉज वो चीज़ होता है जिसमें कम से कम एक कर्ता हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, और वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग भी रखता हो, पूर्ण मतलब भी रखता हो। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, तो आप एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, इसमें मैंने लिखा है द प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज के नीचे लिखा है ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसमें बोला था कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसको मैंने बोला ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, और एक फाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ पर लिखा है ही गोज टू मार्केट, और ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने कर ली, कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम एक फाइनाइट वर्ब, और उसका सही मतलब निकलता हो। तो अगर मैं लिखूं ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, एक सब्जेक्ट भी है और एक फाइनाइट वर्ब भी है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज की तरफ, और उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अब आइए ध्यान से इसमें गौर से देखना है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है। एक प्रकार का प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है, किंतु जब इसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ दिया जाता है तो यह कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाने लगता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है अरविंद आया और मीरा चली गई, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, मतलब पहले क्या हुआ वो समझ में आना चाहिए। अरविंद आया ये मेन वर्क है, फिर मीरा गई, यही समझना है इसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, कि क्या काम आपको लग रहा है कि मेन है, उसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोला जब बारिश हुई तब किसानों ने बीज डाले, ठीक है। तो पहले मेन क्या हुआ, पहले बारिश हुई ना, तभी तो किसानों ने बीज डाले। अगर बारिश नहीं होती तो किसान बीज नहीं डालते, ठीक है, फसल ना बोते। तो जो मेन क्लॉज होगा वो यही डिपेंड करेगा, दूसरे वाले को जोड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अरविंद आया और मीरा चली गई, तो इस और वर्ड से इस वाले क्लॉज को, मतलब इस वाले सेंटेंस को जोड़ा गया है। इतना ही समझना है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, बाकी कुछ नहीं है। इसमें भी प्रिंसिपल क्लॉज की तरह दोनों में एक सब्जेक्ट होता है, दोनों का कंप्लीट मीनिंग निकलता है, और दोनों में एक फाइनाइट वर्ब कम से कम होती ही है, ठीक है। तो अरविंद आया, इसका भी पूरा मतलब है कि अरविंद कहीं से चलकर आया, और मीरा चली गई, फिर मीरा वहाँ से चली गई। तो देखिए दोनों का सही सही मतलब निकलता है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ और भी बताया है, यह किसी प्रकार का प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। देखिए इसमें एक भी सब्जेक्ट है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है।
अब प्रिंसिपल क्लॉज ये इसलिए है क्योंकि ये वाले सेंटेंस पर दूसरे वाले को कनेक्ट किया गया है। जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जब ट्रेन आई तब हम ट्रेन में बैठे, ठीक है, जब ट्रेन आई तब हम ट्रेन में बैठे। तो जब ट्रेन आई तभी हम बैठे, इसका मतलब ट्रेन जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, मतलब वो मेन क्लॉज हो गया। और ट्रेन में हम बैठे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, क्योंकि अगर ट्रेन नहीं आई थी तब तक हम ट्रेन में नहीं बैठे थे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ये तीसरा वाला, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये लंबा है, लंबा नहीं है तो बहुत छोटा सा, ये देखिए, लेकिन इसको ज़्यादा मेहनत से समझना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। इस वीडियो को अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा और आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।